अमल होता है। तो मैंने कहा चलिए अमल से ही शुरू कर लेते हैं। शेर सुनाया था इन्होंने, आधा मैं पूरा कर देती हूँ। सही कहा इन्होंने कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये साकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल की बात करते हैं। चले तकरीर का पहला हिस्सा थोड़ी देर अमल पे। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमल और इनके साबिक लीडर साहब के अमल। पाकिस्तान के आइन की बात की, मैं 100% कहती हूँ, क्योंकि इस ऐवान में मैंने भी पाकिस्तान के आइन पे कसम खाई कि हम अपने मुल्क के मफादात के साथ खड़े होंगे और इस आइन की पासदारी करना हमारा फ़र्ज़ है। और हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वो आइन के मुताबिक फ़ैसले देती है। तो पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट कोर्ट जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट है, उसने पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म को जो 6 उनके ऊपर केसेस बनाए गए, उनमें से एक केस पे उनसे 40 साल पुरानी पर्चियां मांगी गई, 60 ट्रांजैक्शंस की डीड्स उन्होंने पेश की और उसके बाद उसी सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म को सादिक और अमीन कहा और उनको क्लियरेंस दी। अब आ जाइए जी उसी सुप्रीम कोर्ट पे पनामा का केस आता है। उसी सुप्रीम कोर्ट के एक फाजिल जज साहब, चीफ जस्टिस साहब, जिक्र फरमाते हैं सिसिलियन माफिया का और उसका कंपैरिजन करते हैं जिन लोगों की बात, या भी एक लंबी लिस्ट इन्होंने सुनाई, उनमें से चंद लोगों के नाम उसमें आए जिनको कंपैरिजन किया उसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने सिसिलियन माफिया से, और फिर वही सुप्रीम कोर्ट उनको कन्विक्ट करती है और पाकिस्तान की जेल के लिए उनका नाम दिया जाता है। तो अब ये तो सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक काम कर रही है, इसमें ना हमने कोई एहतसाब किया है, एहतसाब आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो वाकई अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। बातों से कुछ नहीं होता, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म बनने से पहले वो अमल करके आए कि दुनिया हैरान है। जिस चीज़ को पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया ने कहा इम्पॉसिबल, और इनकी तो हुकूमतें थी, इन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं उसकी तरफ जाने का। शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल वो इस पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए बना था, जिसको सब इम्पॉसिबल कहते थे, उस शख्स ने अपने अमल से करके दिखाया और उसको पॉसिबल करके दिखाया, और आज पूरी दुनिया की तारीख का वो एक हिस्सा है। स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसको अक्सर हमारे जो खादमे आला हैं वो अक्सर कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, लेकिन जब उनके बनाए हुए अस्पतालों में मरीज लेके जाएं आगे पता चलता है ना डॉक्टर हैं, ना कोई कैपेसिटी है, ना कुछ और है। फॉर इंस्टेंस मेरा ताल्लुक है, मैं हमेशा बताती हूँ और मेरा फ़र्ज़ मैं बताती रहूँगी, साउथ पंजाब की तहसील, सबसे पुरानी तहसील, सबसे बड़ी तहसील और सबसे ज़्यादा अंडर डेवलप्ड तहसील अहमदपुर शर्किया से, उसके साथ डिस्ट्रिक्ट भावलपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो टर्शरी केयर का लगता है वो BVH हॉस्पिटल है। एक कार्डियोलॉजी सेंटर बनाया, ओपनिंग हुई जनाब, 1.5 अरब रुपया लगाया उस पर, 1.25 अरब जी। कार्डियोलॉजी स्टेट ऑफ द आर्ट है। मैं बड़ी खुशी खुशी गई क्योंकि मेरे वालिद साहब का इंतकाल इनकी दौरे हुकूमत में ना इलाज की सहूलियात होने की वजह से हॉस्पिटल में बैठे हुए हुआ। तो मैं कार्डियोलॉजी सेंटर ज़रूर जाती हूँ इस चक्कर में कि किसी और का बाप इस दुनिया से इलाज मुआवजे की वजह से ना जा सके, हमारा कम अज़ कम इतना फ़र्ज़ है कि इस दौरे हुकूमत में हम उसको इंश्योर करें। स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग में गई, चेक किया, उन्होंने कहा जी 15 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन सिर्फ अभी तक हॉस्पिटल की बिल्डिंग मौजूद है, हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, ना अरेंज किया गया और बिल्डिंग बंद पड़ी है। तो आपने अगर ठेके ले लेके बिल्डिंगें बना दी और उसमें ना डॉक्टर्स और ना कोई और इंतज़ाम किया तो क्या फ़ायदा उसका। अल्टीमेटली यही हुआ कि यहाँ से जो हमारे कन्विक्टेड क्रिमिनल साहब हैं उनको भी फिर इलाज कराने के लिए लंदन ही जाना पड़ा, अपने बनाए हुए स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल में वो इलाज नहीं करा सके। तो ये अमल और से जो ज़िंदगी जन्नत और जहन्नुम बनती है, ये अमलियात हैं, ये अमल हैं। तकरीरें भी बंदा उस वक्त करता अच्छा लगता है, जैसे अभी सुबह हमारे गुजरांवाला के MNA साहब बहुत सारी तकरीरें करके गए, जब आपने कोई अमल किया हो। अब थोड़ा सा बजट की बात कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी बुक्स के रेफरेंसेस दिए, वो सारी बुक्स मेरे पास भी हैं, कुछ थोड़ा बहुत इकॉनमी हम भी पढ़ते हैं। थोड़ी सी मैं करेक्शन कर दूँ, मोहतरम वज़ीर रहे और कॉमर्स उनके पास होता था। पाकिस्तान की तारीख में 2018 के इलेक्शन के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आती है तो जो पाकिस्तान की इकॉनमी की सिचुएशन थी वो ज़रा सी एक क्विकली हाईलाइट बता दूँ। 30,000 अरब उन्होंने कहा, हमने 31 लिखा, हम उस पर स्टैंड करेंगे। 31,000 अरब
जो आपके ऊपर कर्जे, उसके बाद 5.8 ग्रोथ रेट, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त। उस हिसाब से तो यहाँ दूध शहद की नहरें बहनी चाहिए थी, यहाँ नौजवानों के पास, सबके पास नौकरी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जिन नौजवानों की बात करते हैं वो 2018 में तो पैदा हुए नहीं है, 30-35 साल उनकी उम्र है, कुछ की 17 पाकिस्तान की जो आबादी का 70% है, वो हम 15 साल से लेके 35 से 38 साल को काउंट करते हैं। तो जाहिर है वो मेजॉरिटी 2018 में तो नहीं पैदा हुई, पैदा तो वो पहले हुए हैं जिस दौर में इनकी हुकूमतें रही हैं। तो इनसे पूछना था कि यूथ के लिए आपका क्या प्लान था और क्यों आपने उनको फोकस नहीं किया। तनकीद तो बहुत करते हैं। तो आ जाए जी वापस कि हमने क्या इनहेरिट किया। माशाल्लाह इंपोर्ट लेड इकोनॉमी, कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी, हीटेड इकोनॉमी, जिसका 5.8 आखिरी साल में इन्होंने दिखाया। और दिखाने की वजह क्या है, बेतहाशा आप इंपोर्ट्स कर रहे हैं, $63 बिलियन इंपोर्ट्स की हैं, इंपोर्ट के उस पर टैक्स लगा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात आज वो कर रहे थे, तो मैं पूछना चाह रही थी कि एक्सपोर्ट इनके दौर में ड्रॉप कर गई $18 बिलियन और मुश्किल से $21 बिलियन पे वो वापस आई। तो जो आपका ट्रेड गैप था वो तकरीबन 38 से 40 अरब डॉलर का था, और पाकिस्तान 5 साल जीरो एक्सपोर्ट पे खड़ा रहा है। तो मोहतरम जो आज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और फलानी मैन्युफैक्चरिंग और वो बता रहे थे, तो परफॉर्मेंस और अमल ये कहता है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स नहीं कर रहा था, इंपोर्ट्स कर रहा था। इसकी वजह यह कि आपकी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी, और अगर हो रही थी तो वो एक्सपोर्ट के काबिल नहीं थी। तो आपने अगर इतनी ज़बरदस्त, आप सारे इंजीनियर्स थे, इकोनॉमी के साइंसदान थे, जिनके अपने दोनों पार्टीज़ के बिजनेसेस पिछले 10 सालों में 9000% बढ़े, तो क्या वजह थी कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री थी वो ये सोने के अंडे ना दे सकी, और एक्सपोर्ट्स भी ड्रॉप कर गई और इंपोर्ट्स बेतहाशा बढ़ गई। उसके बाद जनाब एक्सचेंज रेट, IMF पे बड़ी तनकीद हो रही है, इंपोर्टेड लोगों पे बड़ी बातें हो रही है, मैं आ रही हूँ उस तरफ भी। हमारे लोकल एक बहुत बड़े साइंसदान हैं, आजकल भगोड़े हैं, और पाकिस्तान की अदालत से भगोड़े हैं, जिनका नाम इसाक डार है। और अभी जो कलीग मेरे बात कर रहे थे, उन्होंने उनका नाम जानबूझ के मेंशन नहीं किया। और तफसील थोड़ी सी बता दूं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म उस वक्त के जो अगली सीटों पे बैठते हैं, उनके जहाज़ में बैठ के इसाक डार साहब इस पाकिस्तान से फ़रार हुए, और जिनको कोर्ट्स ने समन जारी किए हुए और मफरूर डिक्लेयर किया हुआ, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी कॉन्फिस्केट करने का ऑर्डर किया था। उनका जिक्र करना ये अक्सर भूल जाते हैं, वो पाकिस्तान की मईशत चलाते रहे हैं। अब ज़रा देखें हालात क्या हैं। आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर्स को कंट्रोल करना, नॉन इंडिपेंडेंट पॉलिसी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोरोइंग, और जिसकी वजह से आपके रिजर्व्स ड्रॉप किए, $18 बिलियन से आप 10 से भी नीचे ले आए, और पाकिस्तान डिफॉल्ट के वर्ज पे नहीं था, ऑलरेडी ड्रॉप यहाँ पे ये कर चुका हुआ था डिफॉल्ट। ये वजीर आजम इमरान खान का अमल था, जिन्होंने खामोशी से वो 8-10 महीने खामोशी से गुजारे, और किसी को हवा नहीं उस टाइम पे लगने दी, और जाके लेकर प्लीज जी, आपका टाइम तकरीबन ऑलमोस्ट नहीं प्लीज चेयरमैन साहब मुझे थोड़ा सा जवाब देने दें और टाइम दें प्लीज। अच्छा, अब उस पे आप जरा सिर्फ ये देख लें कि जो हमारे साइंसदान हैं मफरूर, उन्होंने $24 अरब झोंक के पाकिस्तान की मार्केट में और डॉलर को स्टेबलाइज करने की कोशिश की, किए रखा 105 पे, जिसका नतीजा ये निकला कि आपका रुपी एक्सपेंसिव था, डॉलर सस्ता था, और रिजल्ट क्या हुआ कि इंपोर्ट्स बढ़ गई, एक्सपोर्ट्स आपकी ड्रॉप कर गई, और रिजर्व सारे आपके गिर गए। अब हमने क्या किया, आके हमने ये किया कि ज़ीरो बोरोइंग की, ये जो इंपोर्टेड की बात करते हैं IMF के, जो IMF है उस पर भी बात करूंगी, मुझे टाइम उसके लिए चाहिए। हमने ज़ीरो बोरोइंग की पॉलिसी की है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि जो एक्चुअल आपका एक्सचेंज रेट बनता है वो होना चाहिए। आर्टिफिशियल अगर आप अपना रुपी रखेंगे तो फिर यही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ कि फिगर्स आप दिखाते रहे, एक्चुअली में जो तबाही मची हुई थी वो सबको पता है। अच्छा, अब जरा IMF पे आ जाते हैं। जिस IMF की ये इतनी बातें करते हैं, मैं इनसे सवाल पूछ रही हूँ और ये रिकॉर्ड पे कर लीजिए। पाकिस्तान का 21 दफ़ा का प्रोग्राम IMF का 18 दफ़ा इन्होंने लिया। क्या उस वक्त ये या इनकी पॉलिसियां मुल्क दुश्मन थी? क्यों गए ये IMF के पास? हम कंपैरिजन करते हैं इस रीजन में इंडिया के साथ, एक दफ़ा उसने IMF से जाके प्रोग्राम लिया और उसके बाद वो उससे एग्जिट कर गया और उनकी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई। इतने बड़े बड़े साइंसदान, इतने इनके अमल ज़बरदस्त, इतनी इनको हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, अपनी इंडस्ट्री 1 से 50 पे चली गई। क्या वजह थी
कि पाकिस्तान की हर एंटिटी को इन्होंने डुबोया और खसारे में लेकर आए। और इन्हीं के दौर में, क्योंकि वो गुजरांवाला वाले एमएनए साहब काफ़ी बातें कर रहे थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जिस वक्त डिक्टेटर का दौर था तो पाकिस्तान लिस्ट में ऊपर था। जब उसके बाद एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक जमात है 45 साल पुरानी, उनका दौर आया तो एकदम और नीचे गए। उसके बाद इनका दौर आता है जो सारे बिजनेसमैन हैं, अगली सारी लाइन वाले बिजनेसमैन हैं, इनके जो लीडर हैं वो भी बिजनेसमैन हैं, और पाकिस्तान नीचे आ जाता है 146वें नंबर पे। और उसी कॉमर्स मिनिस्ट्री में अब दोबारा जब काम होता है तो 21 महीने नहीं 16 महीने की हुकूमत 28 स्टेप वापस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जाती है। एशिया में हम नंबर 1 पे आ जाते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, इसलिए कि इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जब वजीर आजम की अपनी इंडस्ट्रीज नहीं होती तो उनका सारा फोकस अवाम के ऊपर होता है। अच्छा, अब ये ओवरसीज पाकिस्तानीज की बड़ी बात कर रही हैं। मैं इनको सिर्फ इतना बता दूं कि डॉक्टर हफीज शेख साहब हो या रजा बाकर साहब हो, पाकिस्तानी ओरिजिन है। आपको फ़ख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान से इतने काबिल पढ़े लिखे लोग हैं जिनको बाहर बड़े बड़े इदारे हायर करते हैं, और अगर वो वापस आते हैं अपने मुल्क में कोई काम करने के लिए या कंट्रीब्यूट करने के लिए तो आप उनकी कौमियत पे और उनके आप मुहिब्बे वतन होने पे एतराज़ उठाते हैं और अब उनको गद्दार कहते हैं। और मैं इनसे सवाल करती हूँ कि जब आप इन 99 नामों के नीचे खड़े होकर अंडर ओथ होते हैं तो आप किस हैसियत से पाकिस्तान के डिफेंस के मिनिस्टर होते हुए अकामे रखें बाहर के, और 16 लाख रुपए आप माहाना तनख्वाह ले रहे हो, जबकि आपने यहाँ पर ओथ लिया वो इस ऐवान का। तो आप अपने बारे में तो पहले जवाब दें। और आपके तो लीडर के दोनों बेटे उसी क्वीन की कसम खा के यूके के शहरी हैं, किस हैसियत से आप दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं? तो एक तो बात ये है, और दूसरा आईएमएफ का मैंने पहले बयान किया कि आपने 21 दफ़ा अगर गए थे और आईएमएफ का दरवाज़ा खटखटाया था और एक भी प्रोग्राम इस तरीके से नहीं चला सके और फिस्कल डिसिप्लिन अपनी इकोनॉमी में नहीं ला सके, इतना डेब्ट खड़ा किया, तो उसकी क्या रीज़न थी? आप तो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। शुक्रिया। अच्छा नहीं जी, अभी मुझे 2 मिनट और दीजिए। इन्होंने कहा जी कश्मीर के बारे में सुबह बात हो रही थी और कहा कि यहाँ पे सांस घुट रहा है, और वजीर आजम ने जो है हर एक का सांस घोटा हुआ है। इन्होंने 100% ठीक कहा था। यहाँ पे जितनी माफी है उसका दम घोट के ही हम उसको मारेंगे, क्योंकि पहले उन्होंने बहुत इंजॉय किया है। वजीर आजम इमरान खान की जो हुकूमत है इसमें सब माफिया का दम भी घुटेगा और उनको जाके हिसाब भी देना पड़ेगा, इसलिए कि पाकिस्तान में अब करप्शन और सियासत साथ साथ नहीं चल सकती है। जहाँ तक कश्मीर की इन्होंने बात की, मैं सिर्फ सवाल पूछूंगी और मैं डॉक्यूमेंटेड है, ऑन रिकॉर्ड है, और अभी ये पिछले दिनों भी ये बात उठी थी जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साबिक वजीर आजम मोहतरम नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ चलाई गई कि जब उन्होंने मुंबई अटैक्स मान लिए कि पाकिस्तान की सरजमीन से जो है वो टेररिज्म हुई, उसके बारे में आप क्या जवाब देंगे? उसको आप किस कैटेगरी में डालेंगे कि इस किस्म के बयानात देने बनते हैं? जहाँ तक तकरीरों की बात है तो तकरीर अमल करने वाला शख्स जब जाके यूएन में तकरीर करता है तो फिर पूरी दुनिया उस पर रिस्पॉन्ड भी करती है और पूरी दुनिया उसको देखती भी है। और आज नरेंद्र मोदी का ये हाल है, जो इनके साबिक बहुत अच्छे करीबी दोस्त भी रहे हैं, जिनके वलीमों पे भी यहाँ इन्विटेशन उनको देते रहे हैं, और उस दौर में कोई कश्मीर की बात नहीं हुई, सज्जन जंदाल को किसी ने नहीं पूछा। लेकिन अब ये वही नरेंद्र मोदी है जो वजीर आजम के एक ट्वीट के बाद हिल जाता है। पूरी दुनिया ने, यूरोपियन यूनियन ने उससे सवाल करने शुरू किए, और ये पाकिस्तान में कश्मीर के सफ़ीर ने ही ये सारी कैंपेन चलाई है और खड़ी की, और जो एक डेड पॉलिसी थी कश्मीर की, जिसके नाम पे सिर्फ रोटियां और वजारतें बांटी जाती थी और हुकूमतें चलाई जाती थी, उसको जिंदा कर दिया है। एक लास्ट सिर्फ पॉइंट दे दीजिएगा, मैंने एक सिर्फ ये जुल्फी बुखारी साहब के बारे में इन्होंने बात की थी, उसके और टिड्डी दल के बारे में मैं सिर्फ उसका जवाब देना चाहती हूँ। शुक्रिया। जुल्फी बुखारी साहब के वालिद साहब फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, उनकी बहनें और वो सब यहीं इसी सरजमीन के बाशिंदे भी हैं और इस धरती के वो बेटे हैं। अगर उनका बाहर बिजनेस रहा है, जो कि ये तो बहुत फख्र से बताते हैं, तो उसी के जवाब में मैं इनसे कहूंगी कि अकामे रखने वाले अपना अपना जवाब दें। शुक्रिया जी। एक सेकंड जी, टिड्डी दल की बात की, काश के पाकिस्तान के जो इदारे 550 अरब रुपए में जो 6 टॉप एंटिटीज हैं इंक्लूडिंग स्टील मिल और पीटीवी,
और उसके बाद रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान रेलवे, इन सब के जो 750 अरब खसारे में गए, इसके अलावा भी बहुत हैं। इसी तरीके से जो टिड्डी दल को जिसने रिस्पॉन्ड करना है पंजाब के लेवल पे या दूसरे लेवल पे, वो मशीनरी आप ख़त्म करके चले गए। इस 4 महीने के क्राइसिस में ये जो अभी आया है, सारी मशीनरी रिवैम्प की है, 50 अरब रुपया इस तरफ गया है, 10 अरब एक्स्ट्रा, 1 मिनट जी, 10 अरब एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर को, और इसको हम पूरा कर्ब आउट कर रहे हैं। शुक्रिया जी। सर 1 मिनट दे दीजिए, हमें तो टाइम ही बहुत मुश्किल से मिला है, दूसरी दफा माइक मिला मुझे असेंबली में, तो 2 मिनट दे दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। कोरोना पे मुझे 2 मिनट दे दीजिए प्लीज। देखिए जी, कोरोना पे इन्होंने बात की कि जी इसको फ्लू कहा, इसको ये कहा। वजीर आजम के रिस्पॉन्स को दुनिया ने एक्नॉलेज किया है। मैं रशिया की इनको मिसाल दे दूं, बिल्कुल लेटेस्ट है, 5.5 लाख से 6 लाख इन्फेक्शन, 6.5 से 7,000 अमवात है, और 25 जून से वो अपना इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए उन्होंने हर चीज़ खोली हुई है। स्पेन ने और इटली ने अपनी टूरिज्म खोली, जो पाकिस्तान जिसमें नंबर 1 पे गया और दुनिया ने जिसको देखा। तो बराए मेहरबानी, ये आपका अपना मुल्क है, जिस वक्त आपने बुग़्ज़े इमरान में बातें करनी होती तो मुल्क तो आपका भी उतना ही है, जरा ध्यान किया करें और आवाम को गुमराह मत किया करें। और जब बड़े बड़े वुज़रा के जनाजों में हुकूमत सिंध के नुमाइंदे, सर एक मिनट, गुलाम मुस्तफा शाह साहब जी, थैंक यू जी। जी थैंक यू जनाब चेयरमैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी अब्बास साहब जी, जारी रखें जी। थैंक यू जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, मैं उससे पहले कि अपने इजहार करूं